तो बच्चों मैं आपको बता रही थी कि सिंपल कंजम्पशन फंक्शन है ये। आप अगर आपको ड्रा करना होगा ये इससे आगे कोई भी जो दिए हुए हैं तो आप डाटा के बगैर भी हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको डाटा यहाँ पे साथ लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आपने असाइनमेंट में भी ये बनाया होगा, चलो असाइनमेंट तो असाइनमेंट होती है, लेकिन जब आपने डायग्राम में सिर्फ कंजम्पशन फंक्शन एक्सप्लेन करना हो तो आप ये लिखें कि ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव टेकन द इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर, ऑन द वाई एक्सिस वी हैव टेकन द कंजम्पशन एंड वी हैव ड्रॉन द 45 डिग्री लाइन। 45 डिग्री लाइन का मतलब आपको पता है कि इट शोज दैट कि जितनी कंजम्पशन है इस लाइन पे उतनी इनकम होगी। आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें कंजम्पशन से टुवर्ड 45 डिग्री लाइन, उससे परपेंडिकुलर ड्रा करें टू एक्स एक्सिस। तो अगर आपकी 100 रुपीज़ आप कर लें इनकम है तो इट शोज दैट 100 इज इनकम। और 45 डिग्री लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे आपकी शो करते हैं कि कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। अब आपने ड्रा करना है कंजम्पशन फंक्शन। आपको पता है कि शुरू में जब इनकम जीरो हो तो कंजम्पशन जीरो नहीं होती, तो इसलिए आप इसे यहाँ से ड्रा करने के बजाय इसका थोड़ा सा इंटरसेप्ट देके यहाँ से शुरू करेंगे और फ्री हैंड से यहाँ से एक लाइन यूँ आप ड्रा करेंगे। और जब आप इसको फ्री हैंड ड्रा करेंगे तो आप ये इतना क्लियर तो नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको सिर्फ कहना ये चाहती हूँ कि आप इसको हर दफ़ा ये 45 डिग्री लाइन एक्स एक्सिस इनकम, वाई एक्सिस आपकी कंजम्पशन, तो आपने इस पॉइंट से यहाँ से शुरू करना है कंजम्पशन फंक्शन और उसे रफली इधर को ड्रा कर लेना है। तो 45 डिग्री लाइन आपका पर्पज क्या है कि आप ये शो करना चाहते हैं कि वाई इनके कंजम्पशन एंड इनकम आर इक्वल ऑन बोथ एक्सिस। उसके बाद सिंपली आप इस पॉइंट से शुरू कर लें कंजम्पशन फंक्शन। ये आपने फ्री एंड ड्रा किया, आपने कोई भी यहाँ पे डाटा नहीं दिया और आपने एक्सप्लेन जब करना है तो आपने ये कहना है कि हेयर इनकम इज जीरो एंड कंजम्पशन इज सी नॉट। उसको आप 40-30 कहने की जरूरत नहीं है। एंड इट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन व्हेन इनकम इज जीरो स्टिल देयर इज सम कंजम्पशन। उसके बाद आप उसमें ये कहें कि जब तक कंजम्पशन लाइन इज अबव 45 डिग्री लाइन इट्स मीन सेविंग्स आर नेगेटिव। यहाँ पे आप नेगेटिव सेविंग शो कर लेंगे और इस जगह पे आप शो कर लेंगे इधर सेविंग्स आर नेगेटिव। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कंजम्पशन फंक्शन नीचे 45 डिग्री लाइन ऊपर है, मीन इनकम इज अबव एंड कंजम्पशन इज बिलो दैट, सो सेविंग्स आर पॉजिटिव है। सी इज इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वाई आप लिखते हैं तो इस तरह आपने कंजम्पशन फंक्शन ड्रॉ करके उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके लिए सारा डाटा जो है इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पे आप क्या शो कर रहे हैं। अगेन उन्होंने कंजम्पशन फंक्शन के साथ ही नीचे सेविंग फंक्शन ड्रा किया हुआ है जहाँ पे कंजम्पशन फंक्शन की लाइन जो होती है वो 45 डिग्री लाइन को क्रॉस कर रही है इस पॉइंट पे। इससे पीछे पीछे सेविंग आपकी नेगेटिव है, इसके बाद सेविंग आपकी पॉजिटिव है। यहाँ से नीचे आप एक लाइन ड्रा करें जिससे आप उस पॉइंट पे सेविंग फंक्शन इज क्रॉसिंग द एक्स एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे आपकी सेविंग जो है जीरो हो जाती है बिफोर दैट। अगर इनकम इस लेवल से भी आपकी डिक्रीज हो जाए तो सेविंग आपकी नेगेटिव में है और इसके बाद सेविंग आपकी पॉजिटिव है। सिंपल सेविंग कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन। उसके बाद केन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। A consumption entirely depends upon income. There is a positive relationship between consumption and income, but this relationship is non-proportional. And this function here, this theory is about the short run. And when consumption does not rise in the same proportion to income, saving go on rising. इसमें रिपीटेडली वही बातें हैं। assumptions फिर क्या है कि short run model है, there are no changes in the case during the discussion habit, income distribution is the same, and there is a capitalist economy. People are free to make their choices and there prevail normal conditions in the economy. Economic implications mean कि इस लॉज में इट इज निगेशन ऑफ सेल्स लॉज ऑफ मार्केट का मैंने आपको बताया सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, बट व्हेन एमपीसी इज लेस देन 1 देन सप्लाई इज डजंट क्रिएट इट्स ऑन डिमांड। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी गुड्स सोल्ड ना हो और इकोनॉमी जो है उसमें एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हो। ये सेकंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट तकरीबन सेम ही है।
उन्होंने वैसे अलग करके लिख दिया, एंड अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में जनरेट हो जाए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर प्रोडक्शन, जो कि वैसे अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट अनएम्प्लॉयमेंट और ओवर प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल। इसके अलावा आप मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज लेस देन वन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है केन्जियन कंजम्पशन फंक्शन का। इससे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं बिजनेस साइकिल, जिसे हम नॉर्मली कहते हैं यहाँ पे ट्रेड साइकिल लिखा, उसके टर्निंग पॉइंट्स कि बूम के बाद रिसेशन क्यों आता है, रिसेशन से इकॉनमी निकलने के लिए बूम की तरफ क्यों चली जाती है। तो उसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि जब इकॉनमी जो सी है बूम पे हो, लोगों की इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन इतनी नहीं बढ़ती जितनी इनकम बढ़ती है, तो इससे इकॉनमी में अनएम्प्लॉयमेंट ओवर प्रोडक्शन होती है, तो रिसेशन की तरफ इकॉनमी चले जाती है, प्रोडक्शन को फिर डिक्रीज किया जाता है। जब इकॉनमी रिसेशन में की तरफ जाती है तो लोगों की कंजम्पशन कम होती है, लेकिन इनकम इतनी कम नहीं होती जितनी कंजम्पशन कम होती है, क्योंकि रिलेशनशिप इज नॉन प्रोपोर्शनल। तो इकॉनमी जो है वो फिर रिसेशन से निकल आती है, और ओवर द टाइम ये जो बिजनेस साइकिल है वो चलता रहता है कि रिसेशन, बूम, रिकवरी, ओवर सेविंग इज पॉसिबल, एंड इनकम प्रोपोगेशन। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपने कहीं ना कहीं पीछे बीए में पढ़ा होगा कि मार्जिन प्रोपेंसिटी जो कंज्यूम के जरिए हम ड्रा करते हैं कि आप बेसिक इंक्रीज इन इनकम या एग्रीगेट डिमांड, या आप कह सकते हैं कि बेसिक इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू मल्टीपल इंक्रीज इन इनकम लेवल, और इसको हम एक्सप्लेन करते हैं मल्टीप्लायर फैक्टर। मल्टीप्लायर हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, 1/1 - MPC, जो कि मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से हम ड्रा करते हैं कि एक बेसिक इंक्रीज इन इनकम किस तरह बहुत ज़्यादा आपकी इनकम, एग्रीगेट इनकम में एट द एंड इंक्रीज करेगा, उसकी डिफरेंट फेजेस होंगी। मल्टीप्लायर आपने पीछे पढ़ा होगा, ये डिफरेंट मोटिव्स हैं, वेरी सिंपल, इनको आप देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स, वो जो सब्जेक्टिव फैक्टर वो तो फॉर द पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं कि कोई शख्स जो है उसको कंजम्पशन गुड्स वो ज़्यादा प्रेफर करता है, कोई शख्स है उसकी माइजर है, किसी शख्स को कलेक्शन का शौक है, पर्सन टू पर्सन वो इफेक्ट वेरी करते हैं। ये जो फैक्टर्स हैं वो हैं जो सब लोगों के लिए अप्लाई होते हैं। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको पता है इंक्रीज हो इन्वेस्टमेंट कम होती है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होने से सेविंग्स बढ़ती हैं, तो इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट लोगों के इनकम लेवल और कंजम्पशन लेवल को इफेक्ट करता है। इसके अलावा प्राइस एक्सपेक्टेशंस कि फ्यूचर में प्राइसेस के बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने के चांसेस हो, बल्कि पहली बात ये प्राइसेस इंक्रीज और उतनी लोगों की इनकम भी इंक्रीज हो जाए तो कंजम्पशन और सेविंग दोनों को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सब पॉसिबल है कि देयर इज नो मनी एल्यूजन इन द प्रेजेंस ऑफ मनी एल्यूजन, जो कि हमने कल पढ़ा था फिलिप्स क्लब में भी कि मनी एल्यूजन होता क्या है, कि अगर आपकी नॉमिनल इनकम इंक्रीज हुई है तो लोग समझते हैं शायद उनकी रियल इनकम इंक्रीज हो गई और वो अपने एक्सपेंसेस जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दी है, दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू इन केस ऑफ फार्मर्स एंड विलेजेस इन पाकिस्तान, they consider themselves well off, they may raise their consumption, कि उनकी जब इनकम बढ़ती है तो ये समझते हैं, ये नहीं कंसिडर करते कि प्राइसेस भी उतनी ही इंक्रीज हो गई है, तो दे इंक्रीज देयर कंजम्पशन लेवल। एंड प्राइस एक्सपेक्टेशंस, अगर फ्यूचर प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने की तो वो लोग तो ये समझ रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने प्रॉपर्टी लेनी है, किसी को घर बनाना है, कोई ड्यूरेबल घर की चीज़ लेनी है, फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर, इफ प्राइसेस आर गोइंग टू इंक्रीज तो लोग ये प्रेफर करते हैं कि वो ये चीज़ें अभी खरीद लें बजाय इसके वो फ्यूचर के लिए वेट करें। तो इसलिए प्राइस एक्सपेक्टेशन जो होती हैं कंजम्पशन पे इफेक्ट करती हैं। चेंजेस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, गवर्नमेंट डिफरेंट पॉलिसी यूज करती है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वलाइज करने के लिए, फेयर करने के लिए, टू रिमूव द डिस्पैरिटीज इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपकी जो भी नई पॉलिसी है, अगर तो वो आपकी इनकम इट रीडायरेक्ट इनकम टू द इन द फेवर ऑफ द पुअर, तो ओवरऑल इकोनॉमी की कंजम्पशन विल इंक्रीज। इफ इट रीडायरेक्ट द income in the favor of the rich people, then overall consumption will not increase because poor people have more unsatisfied wants they want to fulfill. So when their income increases, they increase their consumption. As it is said, consumption is the function of the poor and saving is the function of the rich. कंज्यूमर एसेट्स, लोगों को डिफरेंट टाइप के एसेट्स होते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स फॉर एग्जांपल बॉन्ड्स हो गए, डिमांड डिपॉजिट हो गए, इंश्योरेंस पॉलिसीज, इसके अलावा रियल एसेट्स फॉर एग्जांपल ड्यूरेबल गुड्स, प्रॉपर्टी है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स जिनमें के अमंग लोग अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो फाइनेंशियल एसेट्स
प्लस फिजिकल एसेट। फाइनेंशियल एसेट जो होते हैं अगर प्राइस लेवल इंक्रीज हो असल में और इन्फ्लेशन और इकोनॉमी में तो उनकी वैल्यू ओवरऑल डिक्रीज होती है और रियल वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एसेट जो होती है वो डिक्रीज करेगी। इसे फीगो इफेक्ट कहते हैं। और इसी तरह अगर आपका प्राइस लेवल इकोनॉमी में डिक्रीज हो तो आपकी रियल वैल्यू ऑफ रियल एसेट जो होती है वो ओवर द टाइम इंक्रीज होती है। लोग फील फीगो इफेक्ट से कहते हैं। फीगो इफेक्ट मीन कि पीपल फील दे आर नाउ रिच और दे मे स्पेंड मोर। सोशल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी कि आपकी एज ग्रुप की इनकम ज़्यादा है फॉर एग्जांपल और ये कि लोग गांव से सिटीज़ की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये भी एक तरह का स्ट्रक्चरल चेंज है। तो इस दौरान आपके कंजम्पशन लेवल इंक्रीज होगी। ओवरऑल यहाँ तक ये सारा का सारा कंजम्पशन फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं और हमें पढ़ी है। सिंपल कंजम्पशन फंक्शन है विच इज अडॉप्टेड फ्रॉम द केन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जनरल थ्योरी जो बुक थी उससे ये अखज किया गया और उनका जो ये 1936 की बुक थी जनरल थ्योरी जिसमें उन्होंने इंपॉर्टेंट फीचर इस लॉ का उन्होंने प्रेजेंट किया। ये उनको साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन आप इसे कह सकते हैं। तो साइकोलॉजिकली लोग जो होते हैं when their income increases they do not increase their consumption that much। ये बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। लेकिन केन्स did not presented any statistical support to his law of consumption। ज़ाहिर है उन्होंने थ्योरी प्रेजेंट की लेकिन उन्होंने इसका कोई भी लॉ जो है उसको स्टेटिस्टिकल डाटा से सपोर्ट नहीं किया। मैंने इसको ज़रा थोड़ा सा आज तेज़ी से किया क्योंकि सारी चीज़ें आपके लिए सेम थी लेकिन ये ज़रूरी था कि हम इंट्रोडक्शन से गुजरते हैं। तो जब उसको स्टेटिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड हुई उससे जो डिफरेंट थ्योरी फर्स्ट ऑफ ऑल है एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी जो कि असल में केन्जियन थ्योरी की ही एक्सटेंशन है। सेकंड है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। थर्ड द परमानेंट इनकम थ्योरी एंड द लाइफ साइकिल इनकम थ्योरी। जो थर्ड और फोर्थ है वो क्लियरली आपस में डिफरेंट है लेकिन जो वन और फर्स्ट एंड सेकंड है इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए बच्चे मिक्सअप कर देते हैं। तो आप इसको प्लीज़ आपके पास ये नोट्स मौजूद हैं। आप लोग ऐसा कीजिएगा कि इसको कल देख के आइएगा ताकि आपको पहली दोनों थ्योरीज एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी एंड रिलेटिव इनकम थ्योरी अब तक जो हमने देखा इसमें से कोई क्वेश्चन हो। वैसे आप लोग असाइनमेंट बना चुके हैं और ये सिंपल था। होपफुली कि आपको समझ आ गया होगा। बच्चों मेरे पास चैट में सिर्फ 5 बच्चों की अटेंडेंस क्यों शो हो रही है? सर जी मैम आप पहले वो लेफ्ट कर गए थे ना तो इसलिए। चले बच्चे सी और फिर आप मुझे अटेंडेंस इनकी पूरी भेज दीजिएगा।